अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैं पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में बात ये की थी कि कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस की कितनी टाइप्स हैं। तो टाइप्स किस एतबार से, एक देखी थी टाइप्स के प्रोडक्ट के साथ इनका क्या रिलेशन है, इसमें दो बातें की थी। एक डायरेक्ट कॉस्ट थी। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, वो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसीलिए ये कैलकुलेट हो सकता है कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में कितने रुपए की कॉस्ट लगेगी, क्योंकि है ही डायरेक्टली रिलेटेड। खर्चा हो ही इसलिए रहा है कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो वो खर्चा नहीं होगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसकी मिसालें हैं उस प्रोडक्ट पे लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल और उस प्रोडक्ट पे काम करने वाले मजदूर की तनख्वाह, डायरेक्ट वेजेस। ये दो मिसालें दी थी। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्ट नहीं होती, यानी अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो भी ये खर्चा होगा। अब ठीक है, तो क्या चेंज किया वहां? मैंने तो माइक इधर ही होता है। नहीं, उसने वॉल्यूम थोड़ा सा किया है वहां एडजस्ट। है जी, इधर कौन है? टीचर ही चेंज कर दे। डायरेक्ट कॉस्ट वो है जिस खर्चे का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोडक्ट बनाएंगे तो खर्चा होगा, खर्चा करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो वो खर्चा नहीं होगा। इसकी मिसाल थी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, प्रोडक्ट बने ना बने ये खर्चे होते हैं, इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इसके लिए की जुमला तो ये है कि फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। यानी बस इतना भी लिख लें कि फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इधर दो चेयर्स आ जाएंगी और उधर रख दें। सोहेल, ये व्यू ब्लॉक नहीं होगा? व्यू नहीं ब्लॉक हो रहा? जी सारा क्लियर आ रहा है।
इनडायरेक्ट कॉस्ट है फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा। इनकी भी कुछ 6-7 एग्जांपल्स लिख लें अखलाकन इनडायरेक्ट कॉस्ट्स की। फैक्ट्री रेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल एंड पावर, इंश्योरेंस, फैक्ट्री एसेट्स की इंश्योरेंस, फैक्ट्री के एसेट्स की डेप्रिसिएशन, चले ये मिसालें काफी हैं। अच्छा, ये जितनी मिसालें हैं ना इनडायरेक्ट कॉस्ट की, इन सब के लिए एक नाम यूज होता है जो आइंदा वही नाम यूज किया करेंगे। इन सब को कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इसको आइंदा प्यार से मैं FOH कहा करूंगा, FOH, फैक्ट्री ओवरहेड्स। और आइंदा से अब हम फैक्ट्री के जब खर्चे पढ़ा करेंगे तो ये 3 खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। ये इन तीनों के अलग अलग अपने चैप्टर्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। सवालों में आपको इस पे नहीं उलझाया होगा कि डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए मैं आपको समझाता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट ही होती ही क्या है? कोई भी फिजिकल चीज खरीदना और उसको कंज्यूम कर लेना, ये मटेरियल कॉस्ट होती है। जैसे डीजल खरीदा कंज्यूम हो गया, स्टेशनरी खरीदी कंज्यूम हो गई, फ्यूल खरीदा कंज्यूम हो गया, चमड़ा खरीदा जूतों में इस्तेमाल हो गया, धागा खरीदा जूतों में इस्तेमाल हो गया, पॉलिश खरीदी जैकेट के ऊपर पॉलिश होकर इस्तेमाल हो गई। ये सब मटेरियल कॉस्ट्स होती हैं। मटेरियल जो फिजिकली चीज है, तो जो चीज खरीदी और उसको इस्तेमाल कर लेना है, कंज्यूम, ये मटेरियल कॉस्ट होती है। जो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है, जैसे जूते हैं तो लेदर, जो उसमें सोल लग रहा है वो सोल, जो उसमें लेसेस डल रहे हैं वो, जैकेट बन रही है तो लेदर, उसमें लगने वाली जिप, उसमें लगने वाले बटन। तो जो मटेरियल प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है, चेयर है, लकड़ी, मेटल, ये कपड़ा, इसके ऊपर फैब्रिक, फोम, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है तो एक यूनिट के लिए कितना लग रहा है पता ही होगा ना। मतलब इस चेयर के लिए अगर 5 किलो मेटल लगता है तो पता है 5 किलो ही लगता है। अगर लकड़ी का एक 2 फुट का पीस लगता है तो पता है कि 2 फुट का पीस लगता है। अगर इस पे फैब्रिक 3 गज लगता है तो पता है 3 गज लगता है। तो वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा होता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। तभी तो कैलकुलेट हो पाता है कि एक यूनिट के लिए कितना। और वो मटेरियल जो ये नहीं है वो इनडायरेक्ट है। जैसे अगर जैकेट्स बनाता है बिजनेस, और जैकेट्स बनाने के बाद एक खास मशीनरी में एक खास केमिकल डाल के उसका उन जैकेट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है, वो जैकेट्स उस मशीन में से गुजरती जाती हैं और स्प्रे हो रहा होता है। तो एक जैकेट के लिए कितने रुपए का स्प्रे लग रहा है ये कैलकुलेट नहीं हो सकेगा। ऐसे ही है जैसे वॉशिंग मशीन में अगर एक दफा वॉशिंग मशीन में उसके वॉशिंग पाउडर के 2 चम्मच डल रहे हैं तो एक शर्ट के लिए कितना लग रहा है। हो सकता है उस राउंड में 4 शर्टें धुल जाएं, हो सकता है कि 2 शर्टें धुलें। तो वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाएगा
वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, और जो उसके अलावा सपोर्टिंग है बस वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। अच्छा, लेबर का वर्ड का क्या मतलब लगता है? लेबर कॉस्ट, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जो वेजेस, उनकी जो दिहाड़ी है वो लेबर है। और असल में तो हो सकता है डिफरेंट, लेकिन कॉस्ट में नॉर्मली जो प्रोडक्शन के वर्कर्स होते हैं ना, उनकी तनख्वाहें नहीं होती हैं। या तो उनको पैसे दिए जा रहे होते होंगे जितने यूनिट्स बनाएगा उस हिसाब से, या पैसे दिए जा रहे होंगे जितने आवर्स काम करेगा उस हिसाब से। ये दो ही होते हैं, हमने चैप्टर पढ़ना है लेबर का। तो लेबर कॉस्ट क्या हुई? वर्कर्स की जो कंपनसेशन है। डायरेक्ट लेबर वो वर्कर्स की वेजेस हैं जो प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, यानी वो मजदूर जो शर्ट सी रहा है, जो कारीगर शर्ट सी रहा है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और जो उसके ऊपर सुपरवाइजर है जो 10 मजदूरों को देख रहा है, वो इनडायरेक्ट है। तो वो वर्कर जो प्रोडक्शन करने में खुद इन्वॉल्व है, चाहे वो हाथ से प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो मशीन चला रहा है, वो होता है डायरेक्ट। तो उसकी जो वेजेस होती हैं उनको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। और उसके अलावा वैसे जो फैक्ट्री में बाकी इंप्लॉइज की तनख्वाहें हैं वो सब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैसे सवाल में नहीं उलझाया होता, सवाल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्लियरली पता चल जाएगा, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट की मिसालें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं? एफओएच। तो अभी इस सारे से जो चीज अब आप आगे लेके याद रखेंगे, हमने पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट 3 ही तरह की पढ़नी है: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच से रिलेटेड कोई परेशानी सवाल है तो बोलिए। कुछ समझ आ रहा है? जाग रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ओके। देखा कॉस्ट आसान सी है। अगर कॉस्ट की टाइप कर लें विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, यानी कॉस्ट का बिहेवियर, लेकिन ये नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यानी आपके लिए कोई ये चीज नहीं याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। इसी तरह इसमें जो टाइप लिखूंगा वो जानना इंपॉर्टेंट है, इसके नाम का इतना कोई मसला नहीं है। तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में अब ऑनवर्ड ये 2 चीजें हैं जो आगे कैरी होनी है, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, ये नाम आगे यूज किया करेंगे हम, और जो मैं यहां नाम लिखूंगा वो नाम आगे हम यूज किया करेंगे। नहीं, जरूरी था का तो इससे लिंक नहीं बनाया मैंने। दोबारा बोलिए। स्टार्ट करने से स्टार्ट में अगर हम उसे स्प्रे करें तो वो कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? सर अगर 10 हमें क्वांटिटी पता है, इतनी क्वांटिटी लगी है, देखिए अगर ऐसे है ना कि कैलकुलेट हो सकता है, तो मैंने कल बात की थी, रेंट भी पर यूनिट कैलकुलेट हो सकता है। अगर पूरी फैक्ट्री का जो साल का रेंट है उसको पूरे साल में जितने यूनिट्स बने उनसे डिवाइड कर दें तो रेंट पर यूनिट तो आ जाएगा। तो कैलकुलेट हो सकता है कि बात नहीं है। एक मशीन है, उसमें एक स्प्रे लगना है, उस स्प्रे में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, एक जैकेट के लिए वो कितना केमिकल लग रहा है, ये इसलिए सही तरह से कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि कभी उस मशीन में एक बैच में 10 जैकेट्स गुजार रहे होंगे, कभी हो सकता है 12 गुजार रहे हो, कभी हो सकता है 20 गुजार रहे हो। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन की मिसाल दी थी कि आपने जैकेट स्प्रे होते नहीं देखी, लेकिन घर में कपड़े तो कभी धुलते देखे होंगे ना, कभी धोए होते हैं कपड़े ना, कभी तो धोते हैं कपड़े, नहाते भी होंगे, धोते कपड़े भी धोते होंगे। तो वो जो वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े धुल रहे हैं तो वॉशिंग मशीन का जो उसका टब साइज है उसके हिसाब से उसमें मशीन में पाउडर डल जाएगा,
उस टब में अगर 2 चम्मच पाउडर डल गया, हो सकता है कभी 3 सूट धुले, कभी उसी में 4 सूट धुल जाए, कभी 1 सूट धुल जाए। तो वो जो उसमें पाउडर डल रहा है वो तो मशीन के टब के साइज के हिसाब से डल रहा है, क्योंकि पानी ने उसको लेके घूमना है। कभी कपड़े उसमें ज्यादा भी डल सकते हैं, कभी कम भी डल सकते हैं। तो एक यूनिट के साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं निकल पा रहा, इसलिए ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओके ना, डन। बिहेवियर के एतबार से ज्यादा मशहूर 2 हैं, लेकिन मैं एक और भी बता दूंगा। एक है वेरिएबल कॉस्ट और एक है फिक्स कॉस्ट। ज्यादा मशहूर ये 2 हैं, बाकी इसके अलावा और भी बता दूंगा, लेकिन ये 2 पहले समझ लें, ये जरूरी है। और इन दोनों की ज्यादा इंपॉर्टेंस है कॉस्ट में। इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, ये आपको नामों से ही गिवन होंगे, इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। डायरेक्ट मटेरियल सवाल में क्लियरली पता चल जाता है कि डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और जो इन दोनों के अलावा है। क्या हुआ भाई, किसी एजेंसी से तो नहीं आए? नहीं, आप वो कोई मार्केटिंग टीम का हिस्सा है या? अच्छा, तो स्माइल करनी मैंने कि क्या पढ़ाता रहूं बस? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, इनमें सवालों में मुश्किल नहीं होती है, लेकिन ये चीज आपको पूरी कॉस्ट में बहुत चैप्टर में काम आनी है कि आप इनको पहचाने भी। इसलिए आज इस पे मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको समझा सकूं, लेकिन इतनी तसल्ली रख लीजिएगा कि अगर आज इसके आप पीएचडी डॉक्टर ना भी बन सके, किसी हद तक पैर रख लिया तो चल जाएगा। मतलब किसी हद तक आपको अगर ये कॉन्सेप्ट बन पाया तो बहुत है। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंप्रूवमेंट होती रहेगी, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले मिसालें समझाता हूं, फिर मैं बताऊंगा वेरिएबल फिक्स क्या होता है। किसी भी खर्चे की जो अमाउंट होती है वो कोट कर रहा होगा जो वो गुड या सर्विस बेचने वाला है। जैसे बिजली का बिल है, वो बिल कौन बना के कौन कोट करेगा, मतलब कौन बताएगा कितना बिल है? आपदा वाले, लेस्को वाले बताएंगे, लाहौर में बैठे तो लेस्को वाले बताएंगे। अगर किसी शॉप से स्टेशनरी खरीदी है तो कितने पैसे कौन बताएगा? वो शॉपकीपर बताएगा। अगर किसी मशीन की मेंटेनेंस करवाई है तो कितने पैसे, कितना खर्चा, मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने वाला बताएगा। अगर किसी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल खरीदा है तो उस फ्यूल के कितने पैसे कौन बताएगा? जो फ्यूल सेल कर रहा है भाई, फ्यूल सेलर बताएगा। अच्छा, एक बिल्डिंग ली है रेंट पे, और रेंट कितना ये कौन बताएगा? जो लैंडलॉर्ड है जिसने बिल्डिंग किराए पे दी है वो बताएगा। एक मशीन जनरेटर है, वो किराए पे देना है जी। यार ये कितना करना है मुझे इसको डिस्टर्बेंस। अच्छा जरा बात सुने, आप वो वहाब साहब के साथ कनेक्टेड हैं या हैं? मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा ठीक, उनसे कहिएगा कि अभी मेरी ना क्लास खत्म होगी 11:15, तो अगर मुझे वो 11:15 मिल लें क्लास के बाद, ठीक है? क्या अच्छा, एक नसीहत सुन लें आप, बचपन में हैं, अभी बड़े होंगे, काम आएगी ये नसीहत। अभी आप में से कोई यहाँ आए और उस पर सब लोग हंसे तो ना आए बेशक, लेकिन कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा। बेशक आपको ये यकीन भी हो जाए कि आप पे नहीं हंस रहे, लेकिन देख आपकी तरफ रहे, किसी तरह कनेक्टेड आप ही हैं, तो बुरा लगेगा। अच्छा, आप ना इस क्लास का हिस्सा हैं और 4 महीने तक हिस्सा ही रहेंगे,
और इस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे, सब लोगों के दूसरे की शक्लें थोड़ी बहुत याद हो जाएंगी, पता लग जाएगा इस क्लास का हिस्सा है। और मैं चूंकि इस क्लास को लीड कर रहा हूं, मेरी बात पे कभी मैं मजाक करूंगा, कभी कोई और स्टूडेंट मजाक कर रहा होगा, हंस रहे होंगे। कोई स्टूडेंट होगा जो हर दफा ही सवाल पूछेगा तो साथ में मजाक कर दिया करूंगा, बाकी लोग हंस पड़ा करेंगे। उस स्टूडेंट को शायद लोगों का हंसना इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अब आप इमेजिन करिए कि आप में से कोई किसी क्लास में आउटसाइडर हैं, आप पता नहीं कौन सी क्लास, ऐसे ही आप जाके एंटर हो, अब वो लोग वहां हंसे, हो सकता है टीचर की किसी बात पे हंस रहे हो, लेकिन आपके वहां एंटर होते ही जब वो लोग हंस रहे होंगे तो आपको क्या लगेगा कि वो आप पे हंस रहे हैं। तो इंसान जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा टची होता है ना, सबसे ज्यादा पैसे लूटने से भी ज्यादा, वो अपनी जो इज्जत है वो ज्यादा टची होता है। मतलब इंसान अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इंसान की फितरत के अंदर है। तो जब कोई आउटसाइडर क्लास में आए ना बेटा, जो इस क्लास का हिस्सा नहीं है, अब जैसे सुहेल हैं, ये क्लास में बैठे हुए हैं, बेशक ये जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, या वो जो भी वो नूर था दाढ़ी वाला, वो कैमरे के पीछे, वो भी क्लास का हिस्सा है। कभी मजाक हंसी मजाक में होते, हो सकता है मैं नूर को कोई मजाक कर दूं, सुहेल को कोई मजाक कर दूं, आप लोग उस मजाक पे हंस पड़े, ये लोग भी उसको उस तरह से फील नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास का हिस्सा है। लेकिन कोई भी आउटसाइडर क्लास में आएगा, हो सकता है वो कोई ऑफिस बॉय हो सकता है कोई आईटी टीम का बंदा, हो सकता है मार्केटिंग टीम का हो, जब उसके आने पे आप किसी और वजह से भी हंस रहे होंगे, उसको लगेगा उस पे हंस रहे हैं। तो स्पेशली जब कोई इस क्लास का हिस्सा नहीं है, कोई आउटसाइडर आए ना, तो हंसी आ भी रही हो तो ना हंसा करें, क्योंकि आप बिला वजह भी किसी और वजह से भी हंस रहे हैं तो उसको फिर भी लगेगा कि उसको हिट कर रहे हैं। और आप तो हैं सीए करने वाले बच्चे, आप अभी इस वक्त अपने अम्मा अब्बा के पैसों पे यहाँ हैं, आप पे वो पैसे लगाएंगे, आप सीए करके अभी आप पढ़ाई की स्टेज पे हैं, पढ़ जाएंगे, अच्छा कुछ और बन जाएंगे तो आप अच्छी पोजीशन पे बैठ जाएंगे। लेकिन जब कोई ऑफिस बॉय आएगा, वो पहले ही एहसास कमतरी के अंदर है, उसको पहले ही लगता है कि वो नहीं पढ़ पाया, आप लोग पढ़ रहे हैं, वो पहले ही एहसास कमतरी में है। जो शख्स पहले ही एहसास कमतरी में हो ना, उसको जरा सा इशारा भी मिलता है ना, उसको लगता है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं लोग। तो इसलिए कोई भी आउटसाइडर आए, ये मैं क्लास की मिसाल नहीं दे रहा, आप आगे ऑफिस में इसको लगा के देख लीजिएगा कभी, तो उसको चूंकि वो इस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं होता तो हंसे ना, उसको लगेगा बिला वजह, उसको लगेगा कि उसके ऊपर हंसे। चलिए आगे, बात क्या हो रही थी? हाँ जी, मैं एग्जांपल्स दे रहा था। तो अगर कोई मशीन किराए पे ली है तो उस मशीन का किराया कौन बताएगा? वही जो मशीन किराए पे दे रहा है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूं, हम वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन, जो तमीज करने लगे हैं, ये फैसला हमने फॉर अ पीरियड के लिए करना है। वो पीरियड महीना भी हो सकता है, वो पीरियड साल भी हो सकता है। हमने ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड का फैसला करना है ना, ये फॉर अ गिवन पीरियड करना है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी फिक्स्ड है कौन सी वेरिएबल है, इस बात का फैसला एक टाइम पीरियड को सामने रखते हुए करना है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं 2022 की, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022, तो हम इस 2022 के फ्रेम में रहते हुए डिसाइड करेंगे कि ये फिक्स खर्चा है कि वेरिएबल खर्चा है। ये बात हमने वेरिएबल और फिक्स की जो तमीज करनी है, वो एक गिवन टाइम फ्रेम को सामने रखते हुए करनी है। ये टाइम फ्रेम वाली बात सच्ची आई समझ? तो इससे पहले कि निकले दिमाग से कुछ ना कुछ लिख लें इसके बारे में, जुमला जो समझ आया लिख लें। फिर बता देता हूं, हमने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की जो तमीज करनी है, जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का डिसाइड करना है कि कौन सा खर्चा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, ये हमने एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए फैसला करना है। हम एक गिवन टाइम फ्रेम को सामने रख के फैसला कर रहे होंगे। नहीं समझ आ रही बात? अगर 2022 की बात हो रही है तो 2022 के कॉन्टेक्स्ट में फलाना खर्चा वेरिएबल है, फलाना खर्चा फिक्स्ड है, ये सारा फैसला वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, एक टाइम पीरियड के सामने रखते हुए करना है।
ये बात लिख ली? अच्छा चलिए उन्हीं मिसालों में वापस आते हैं। एक फ्यूल स्टेशन से फ्यूल खरीदा। अब वो जो फ्यूल स्टेशन वाला है वो हमें टोटल अमाउंट, टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करके देगा? है? उसने कोई रेट पर लीटर कोट किया होगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करेगा जितने लीटर हम खरीदेंगे। यानी वो जो हमें प्राइस कोट कर रहा होगा ओरिजिनली वो प्राइस पर लीटर चीज होगी और टोटल तक पहुंचने के लिए क्या करेगा? नंबर ऑफ लीटर से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे ही है ना, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएंगे तो कोट क्या हो रहा होता है, मतलब कोट मतलब जो बताया जा रहा होता है पर लीटर। टोटल बिल कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कितने लीटर खरीदे। और मिसाल, बिजली का बिल आया महीने का। अब वो जो बिजली का बिल महीने का आया वो टोटल कैसे कैलकुलेट किया? लेस्को वालों ने वो कैसे कैलकुलेट किया? यकीनन कोई पर यूनिट रेट था। अच्छा वो डिफरेंट भी थे, इतने यूनिट्स का इतना, इतने यूनिट्स का इतना, लेकिन चलो एक ही था। तो एक पर यूनिट का रेट कोटेड था। टोटल बिल कैसे बना? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया। और मिसाल, एक बिल्डिंग ली है किराए पे, तो उस मालिक मकान ने जो साल का किराया बनाया वो कैसे उसने बनाया? चलो एक महीने का किराया बनाया तो कैसे बनाया है? उसने में क्या कोट किया? कैसे एक महीने का किराया क्या उसने कोट किया? क्या क्या कोट किया कि 1 फुट का इतना है या क्या? नहीं, उसने महीने का किराया बताया तो कैसे बोलेगा? उसने कहा जी 8 लाख रुपए किराया, तो ये क्या कोट कर रहा है? वो उस पीरियड की टोटल अमाउंट बता रहा है। क्या किसी से मल्टीप्लाई किया इसको? मतलब वो जो फ्यूल और बिजली की मिसाल मैंने दी है ये वही है, डिफरेंट है ना। पहली 2 मिसालों में कोट करने वाला क्या कोट कर रहा है? ओरिजिनली एक पर यूनिट रेट टोटल तक पहुंचाने के लिए उसको किसी से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन जो किराया बता रहा है वो एक टोटल अमाउंट फॉर द पीरियड बता रहा है। ये तीनों मिसालें समझ आई? और मिसाल, इंश्योरेंस कंपनी से एसेट्स की इंश्योरेंस कराई और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इन एसेट्स की हम इंश्योरेंस प्रीमियम साल का 2 लाख रुपए लेंगे। और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, ये एसेट को देख के उसके हिसाब से होता है। पुराना एसेट होगा तो उसके ज्यादा पैसे लेंगे, कम होगा तो कम पैसे लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा कि 2022 का इंश्योरेंस प्रीमियम 2 लाख रुपए है। अब ये 2 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ? उस साल का टोटल 2 लाख कह दिया उन्होंने, ठीक है, टोटल 2 लाख बोल दिया। और मिसाल, एक एम्प्लॉय की सैलरी है 40,000 पर मंथ। एक महीने की सैलरी कैसे कैलकुलेट हो? बस 40,000, उस पीरियड की 40,000 है जो कोट की एम्प्लॉयर ने कहा जी 40,000 इस एक महीने की है। लेकिन अगर एक मजदूर की वेजेस या उसके पैसे 200 रुपए पर पीस जो वो बना रहा है, अब पूरे महीने, मैंने आपको बताया वेरिएबल और फिक्स्ड का फैसला एक टाइम के सामने होना है। जनरली वो महीना होता है या साल होता है, जनरली ये 2 ही बातें होती हैं। या तो हम ये फैसला ईयर को सामने रख के कर रहे होते हैं या महीने को, पीरियड, महीना या साल। तो अगर एक वर्कर को कहा है कि तुम्हारे पैसे हैं 200 रुपए पर शर्ट जो तुम सियोगे, अब उसकी महीने की वेज या साल की वेज कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल 200 × 2 करना पड़ेगा जितनी शर्ट्स वो बना रहे हैं। इन सब मिसालों में आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कॉस्ट जिसकी ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल में है और टोटल फॉर द पीरियड कैलकुलेट करने के लिए उसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और जो कॉस्ट कोटेड ही एक अमाउंट फॉर द पीरियड है वो फिक्स कॉस्ट है। ये बात समझ लें, वो कॉस्ट जिसकी ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल में है और टोटल फॉर द पीरियड तक कैलकुलेट करने के लिए उसको किसी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट। दोबारा, जो कॉस्ट ओरिजिनली एक रेट की शक्ल में है और टोटल फॉर द पीरियड बनाने के लिए उसको किसी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है।
और वो कॉस्ट जो कोट ही ओरिजिनली एक टोटल अमाउंट फॉर द पीरियड होती है, मतलब उसकी ओरिजिनल हालत ही एक टोटल अमाउंट फॉर द पीरियड है, वो फिक्स कॉस्ट। दोनों दोबारा बता देता हूं। वो कॉस्ट जिनकी ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल की है, यानी कोई पर यूनिट चीज है। अच्छा, यूनिट जब मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, तो ये एक जनरल वर्ड है। यूनिट होता है किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए कोई तो इकाई का कायदा बनाया होगा। जैसे अगर किसी की हाइट नापनी है तो फुट एक यूनिट है, अगर किसी का वजन नापना है तो एक केजी एक यूनिट है, अगर चेयर्स गिननी है तो उनका नंबर एक यूनिट है, अगर कोई लिक्विड बेचना है तो एक लीटर एक यूनिट है, को कपड़ा बेचना है तो एक गज एक मीटर एक यूनिट है। तो मैं जब भी वर्ड यूनिट बोलो करूंगा तो एक जनरल वर्ड है यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट मैंने ये बोली है कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसकी ओरिजिनल हालत, यानी जो ओरिजिनली कोट करता है सप्लायर, वो एक रेट की शक्ल में होती है, और टोटल फॉर द पीरियड, कौन सा पीरियड? हम वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का फैसला एक पीरियड को सामने रख के कर रहे हैं, फॉर द ईयर 2022, फॉर द मंथ ऑफ जून। तो हम लोग किसी एक पीरियड को सामने रख के बात कर रहे हैं। तो वो कॉस्ट जो ओरिजिनली कोट होती है एक रेट की शक्ल में, लेकिन टोटल फॉर द पीरियड निकालने के लिए उसको किसी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो वेरिएबल कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो कोट ही एक टोटल अमाउंट फॉर द पीरियड की शक्ल में होती है, यानी उसकी ओरिजिनल हालत ही होती है कि टोटल इतने रुपए रेंट है पूरे महीने का, वो फिक्स कॉस्ट होती है। इतने रुपए सैलरी है एक महीने की, वो फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, अब मैं आपको मिसालें बताता हूं, तो आपने अब ये करना है कि फौरन नहीं बोलिएगा, कुछ 2-4-5 सेकंड की खामोशी। आपने सोचना है कि ये मिसाल फिक्स कॉस्ट की है कि वेरिएबल कॉस्ट की। ठीक है, मैं मिसालें बताऊंगा, ज़बानी चलाना है ज़बानी चलाते रहें, चाहे तो मैं आपको जो मिसालें बताता जाऊं वो आप फिक्स्ड और वेरिएबल के कॉलम बना के रेलिवेंट जगह लिखते रहना। जनरेटर की फ्यूल कॉस्ट, जनरेटर की फ्यूल कॉस्ट वेरिएबल है। क्यों? टोटल फ्यूल कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे पता चलेगी? जितने लीटर इस्तेमाल हुआ होगा उसको पर लीटर से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्यूल कॉस्ट निकलेगी। इसको मैं एक और तरह से भी बताता हूं, वो खर्चा जो किसी एक्टिविटी से लिंक है, एक्टिविटी कम होगी तो टोटल खर्चा कम होगा, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा। तो ये खर्चा जो किसी एक्टिविटी से लिंक है, एक्टिविटी कम ज्यादा होने से खर्चा कम ज्यादा होता है, वो वेरिएबल है। पहले भी मैंने यही बात की थी, बस एक डिफरेंट एंगल से की है। वो खर्चा जो किसी एक्टिविटी से लिंक्ड है कि एक्टिविटी कम होगी तो टोटल खर्चा कम बनेगा, एक्टिविटी ज्यादा होगी तो टोटल खर्चा ज्यादा बनेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो फ्यूल कॉस्ट क्यों वेरिएबल है? क्योंकि फ्यूल कम यूज होगा टोटल फ्यूल कॉस्ट कम आएगी, फ्यूल ज्यादा यूज होगा टोटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो फ्यूल कॉस्ट वेरिएबल है। प्लांट एंड मशीनरी की पावर, पावर मैंने कहा था प्लांट एंड मशीनरी की हैवी बिजली को कहते हैं, वेरिएबल। जितनी ज्यादा मशीनरी चलेगी उतनी ज्यादा पावर कंजम्पशन होगी, तो पावर वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो है ही वो जो प्रोडक्ट में मटेरियल लग रहा है।
तो टोटल फॉर द पीरियड वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे उतना ज्यादा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो। ये वेरिएबल और फिक्स का फैसला हो रहा है फॉर अ गिवन पीरियड टोटल के साथ। वरना अगर आप कहें कि जी पर फुट तो लेदर 200 रुपए का ही है, तो ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? पर लीटर तो फ्यूल 250 का ही है, तो हमने पर की बात नहीं करनी, फॉर द पीरियड टोटल। तो फ्यूल कॉस्ट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि टोटल फॉर द पीरियड जितना ज्यादा फ्यूल यूज कर लेंगे उतनी ज्यादा फ्यूल कॉस्ट हो जानी है टोटल, कम फ्यूल यूज करेंगे उतनी कम टोटल फ्यूल कॉस्ट होनी है। मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है क्योंकि टोटल साल की जो सैलरी है उतनी ही सैलरी है, चाहे काम कम हो चाहे काम ज्यादा हो। काम से इसको लिंक ही नहीं किया, तो मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड खर्चा है। नहीं, उसको भी वेरिएबल अभी रहने दे, बोनस ये लेबर चैप्टर में करेंगे बात। वो बोनस डिपेंड करता है ना बोनस किस चीज का है। अगर एक एनुअल बोनस है तो वो फिक्स खर्चा है, अगर वो कोई पर यूनिट करके बोनस है तो वेरिएबल खर्चा है, तो वो डिपेंड करता है चीज क्या है। सेल्समैन की कमीशन है 2 रुपए पर यूनिट सोल्ड। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट्स बेचेगा उतनी ज्यादा टोटल कमीशन। फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है। अच्छा, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे निकली हुई डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। रिड्यूसिंग बैलेंस फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। वेरिएबल है। रिड्यूसिंग बैलेंस फिक्स्ड है कि जिनको वेरिएबल लग रहा है इसका मतलब मैं समझा ही नहीं सका। हमने ये फैसला किसी एक गिवन पीरियड को देख के करना है। उस तरह तो रेंट भी हर साल बढ़ रहा होगा तो वेरिएबल हो जाएगा। फॉर अ गिवन पीरियड मशीनरी कम इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर तो बस पीरियड की निकलती है। रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बस पीरियड की निकलती है। रेट ही तो लगाते हैं और क्या करते हैं। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन का आवर्स मेथड है, यूनिट्स मेथड है, फिर वो डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकलेगी टोटल कितने आवर्स मशीन यूज हुई, डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकलेगी, डेप्रिसिएशन टोटल फॉर द ईयर निकलेगी यूनिट्स मेथड पे इनटू टोटल कितने यूनिट्स बनाए। तो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है और आवर्स मेथड और यूनिट्स मेथड वाली डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, एक सवाल लिखिए। मैं कुछ खर्चे बता रहा हूं। नंबर 1, फैक्ट्री रेंट, ₹30,000 पर मंथ। नेक्स्ट, फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट 200 पर लीटर, 200 रुपए पर लीटर। और इसी पॉइंट में ही आगे कंटिन्यू करें, इसी पॉइंट में ही
total fuel used during the year, total fuel used during the year, $2500 liters, 2500 लीटर्स। तीसरा खर्चा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹40 पर यूनिट। अगला पॉइंट, अगला खर्चा, यूनिट्स नहीं बताया, बाद में बताता हूं। अगला खर्चा यानी इन पॉइंट्स के बाद बताऊंगा यूनिट। अगला खर्चा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹250 पर आवर, ₹250 पर आवर। इसी पॉइंट में लिखे आगे, इसी पॉइंट में चल रही बात अभी आगे। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट requires, 1 unit of product requires, क्या बेटे मैंने ठीक है, 1 unit of product requires 3 labor hours। नेक्स्ट खर्चा लिखें, सुपरवाइजर्स सैलरी, सुपरवाइजर्स सैलरी ₹25,000 पर मंथ, 25,000 रुपए पर मंथ। फरहान उस रूम में आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, अगर आपने बोला तो आपकी कोई आवाज नहीं आ रही, शोर आ रहा है बस। मेरी आवाज उसका नहीं, फरहान रहने दो, शोर आ रहा है, शोर आ रहा है बहुत। वैसे दौड़ के पूछे यार जरा, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा? सुपरवाइजर सैलरी। अगला खर्चा लिखें, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ₹10 पर यूनिट कंज्यूम्ड। अच्छा, ये जो मैंने अब जुमला बोला है ₹10 पर यूनिट कंज्यूम्ड, ये प्रोडक्ट का यूनिट कहा है मैंने, पर यूनिट कंज्यूम्ड, ये इलेक्ट्रिसिटी के एक यूनिट कंज्यूम होने का कहा है मैंने। इसी पॉइंट में आगे लिखिए टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, इसी पॉइंट में ये टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, 13,000 यूनिट्स। नेक्स्ट खर्चा लिखें, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000, 60,000 रुपए।
चलें, खर्चे बस यही हैं। अब उसके बाद इन पॉइंट्स के बाद एक बात लिखिए, ड्यूरिंग द ईयर टोटल 16,000 यूनिट्स, 16,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। ये किसकी बात हो रही है? ये प्रोडक्ट की, कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। आपसे अभी रिक्वायर्ड है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द ईयर और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर। यानी आप एक हेडिंग देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें वो आइटम लिखेंगे जो फिक्स्ड हैं और उनका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे और एंड पे ग्रैंड टोटल। और फिर हेडिंग देंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसमें वो आइटम लिखेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट हैं और उनका टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। करिए।
मेरी मिनट मंथ भी तो पीरियड ही है ना, कोई एक्टिविटी थोड़ी है। एक्टिविटी मतलब इतने लीटर, इतने आवर्स, इतने यूनिट्स। मंथ तो एक पीरियड है। अच्छा, एक फिगर टोटल पूरे ईयर की बताई है या पूरे मंथ की बताई है, वो मंथ वाली भी एक फिक्स कॉस्ट ही है। मंथ भी एक पीरियड है टोटल, या तो मंथ होगा या पर ईयर होगा, तो ये फिक्स्ड ही है। वेरिएबल तो है जिसका किसी एक्टिविटी से ताल्लुक है। मंथ और ईयर कोई एक्टिविटी थोड़ी है, वो तो एक पीरियड है। तो वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसको रिलेट किया जा रहा है किसी एक्टिविटी के साथ। बिजली का बिल है 10 रुपए पर यूनिट, तो यूनिट्स कंज्यूम होने हैं तो बिल होना है। फ्यूल की कॉस्ट है 200 रुपए पर लीटर, तो फ्यूल यूज होना है तो कॉस्ट आनी है। वर्कर को पैसे देने हैं 200 रुपए पर आर, 200 रुपए पर आर, तो उसने आज काम करना है तो वहां से मल्टीप्लाई देना है। लेकिन ये जो खर्चा जो है फॉर अ मंथ या फॉर अ ईयर, वो पीरियड का खर्चा है। अब आप कहें कि जी आर भी तो एक टाइम पीरियड ही है। असल में जो पैसे आर के तय है ना, उनको उतने आर से मल्टीप्लाई करना है जितने आर को काम कर रहा है। तो ज्यादा आर्स काम कर रहा होगा तो ज्यादा पैसे ले रहा होगा, कम आर्स काम कर रहा होगा तो कम पैसे ले रहा होगा। लेकिन जो खर्चा कोटेड ही पर ईयर या पर मंथ करके, वो बस पीरियड का खर्चा है। जी डन। तो मैं जी चले मैं करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। पहला खर्चा क्या है? फैक्ट्री का रेंट 30,000 पर मंथ। ये क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन चूंकि मैंने आपको कैलकुलेट कहा था टोटल फॉर द ईयर करने को, तो इनटू बार 360। अच्छा, इसमें ना एक कंफ्यूजन हो, बल्कि एक चीज और बता दूं, एनुअल इंश्योरेंस कितनी? वो भी फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि एनुअल है बस। अच्छा, इसमें ना एक कंफ्यूजन हो सकती है जो शायद कुछ बच्चों को हुई भी हो, कि सर ने कहा था कि किसी चीज को अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो वेरिएबल है। मैंने सिर्फ वर्ड मल्टीप्लाई नहीं बोला था, मैंने कहा था कि अगर इसको किसी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो ये जो मंथ है ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक पीरियड है। साल टोटल की फिगर भी हो सकती है, कोई पर मंथ भी हो सकती है। साल बनाने के लिए इनको जस्ट 12 कर देंगे, साल में तो 12 महीने ही होते हैं। तो इसलिए कोई फिगर पर मंथ करके मंथ की टोटल बताई हो या ईयर ही की टोटल बता दी हो, वो फिक्स्ड है। कोई अमाउंट है ही टोटल फॉर अ ईयर, वो फिक्स्ड है। कोई अमाउंट है ही टोटल फॉर अ मंथ, वो भी फिक्स्ड है। वेरिएबल वो है जिसको किसी एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके टोटल तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, चले अब तरतीब से वापस आते हैं। दूसरा खर्चा क्या था? फ्यूल कॉस्ट। तो ये क्या है? वेरिएबल। और ये थी 200 रुपए पर लीटर। तो टोटल तक पहुंचने के लिए क्या करें? 2500 लीटर्स। 5 लाख। तीसरा खर्चा डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल है 40 पर यूनिट। तो टोटल फॉर द ईयर कैसे, यानी एक यूनिट प्रोडक्ट बनाते हैं तो 40 रुपए मटेरियल कॉस्ट है। तो टोटल फॉर द ईयर इनटू 16,000 यूनिट्स बनाए, 640,000।
ये कैलकुलेशन सब बच्चों को वाकई आ गई समझ? सच्ची मुच्ची, बस आप चल पड़े हैं कॉस्ट में। और डायरेक्ट लेबर ये कितनी है? 250 पर आवर। एक यूनिट बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये क्या चीज बन गई? एक यूनिट बनाने के लिए लेबर कॉस्ट, और पूरे साल के लिए नहीं, ये भी सबसे हो गया सीरियसली। खैर मैं उनकी शक्लें भी देख के आता हूँ यार, उन्होंने भी थोड़े से पैसे दिए ना तो। हो गई सारी गलती। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फिर ना मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ, हो सकता है आपको पहले ही पता हो, बल्कि काबिल बच्चे आप यकीनन पता होगी लेकिन वो चीज है बड़ी जरूरी है। अच्छा पहले मैं सवाल पूरा कर लूं, सॉरी। आगे, सुपरवाइजर की सैलरी है पर मंथ 25,000 पर मंथ, तो इनटू और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेरिएबल 10 रुपए इंटू 13,000 और बस टोटल तो कर ही लिया होगा। सही। अच्छा, अब एक चीज बताता हूँ, वो है बहुत काम की है, शायद आपको लगे कि तो मामूली सी चीज है, लेकिन जैसे जैसे कॉस्ट में आगे बढ़ेंगे ना, आपको कुछ सवालों में ये मुश्किलें आ जाया करेंगी कि ये जो दो फिगर्स हम यूज करने लगे हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो किसको किससे डिवाइड करना है, ये मुश्किलें होंगी आगे चल के, उसमें फंसेंगे आप लोग कभी ना कभी। उसके लिए आज एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको शायद पता हो ये बात पहले ही, लेकिन नहीं पता तो अब देख लें। कितना कमाल है, शाबाश, जबरदस्त। नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ना जब कोई नंबर आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो देखने में तो वो नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वरना वही सलूक उनके मेजरमेंट यूनिट के साथ भी हो रहा है। किलोमीटर प्लस हो सकते हैं तो ये 5 और 8 3 8 बने, किलोग्राम और किलोमीटर नहीं हो सकते प्लस, इसलिए ये 5 + 3 8 नहीं बन सका। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये चीजें, ये 5 लाख क्या है, ये रुपीज है, रुपीज। ये 200 क्या है, ये 200 रुपीज 200 पर लीटर। ये क्या है, 2500 लीटर्स। तभी आंसर रुपीज में आ रहा है। अच्छा, ये 250 क्या है, ये रुपीज 250 पर आवर।
3 क्या है? क्या? 16 क्या है? 16,000 क्या है? तो आंसर रुपीस में बन रहा है। तो जब कोई भी फिगर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती हैं तो वही सलूक उनके मेजरमेंट यूनिट के साथ भी हो रहा होता है। ये 5 लाख क्या है? रुपीस डिवाइडेड बाय 2,500 क्या है? क्या है ये? लीटर्स। इसको सॉल्व करें, क्या आंसर है? 200। अब वो 200 तो है लेकिन रुपीस पर लीटर है, क्योंकि रुपीस डिवाइडेड बाय लीटर। तो जब भी कोई फिगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होती है वही सलूक उसके मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। मैंने कल कुछ क्वेश्चंस आपको कहे थे कॉपी से लेने को, और वो आज शायद आपके ग्रुप में भी शेयर्ड हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चों रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपके कोर्स में रख दिए हैं। सब तक पहुंच गए? बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में से क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है आपका। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में, इन्वेंटरी वाले में नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में 2 होंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में क्वेश्चन नंबर 8 ये होमवर्क है। क्वेश्चन 8 बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ये होमवर्क है, करके आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।